हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के सेकेंड लेक्चर्स में हम आज चर्चा करेंगे चुनाव संबंधी परिभाषा या दुर्लभता संबंधित परिभाषा जो प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है, और इसके बाद विकास संबंधी परिभाषा जो प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है, और इसके अलावा और बहुत सारे प्रोफेसर जी.आर. हिक्स हैं, प्रोफेसर सेठ हैं, ये इन अर्थशास्त्रियों के बारे में चर्चा करेंगे, और भारतीय विचारधारा प्रोफेसर जे.के. मेहता के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में इसके पहला जो लेक्चर हमारा था उस लेक्चर में हमने प्रोफेसर एडम स्मिथ और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषाओं की चर्चा की, जो क्रमशः धर्म केंद्रित परिभाषा और कल्याण केंद्रित परिभाषा से संदर्भित थी, या इन दोनों विषयों में डिस्कस किया गया था। इस लेक्चर को हम प्रोफेसर रॉबिन्स से ही शुरू कर रहे हैं। हम इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा था। हाँ, थोड़ा सा रेफरेंस जरूर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसमें प्रोफेसर मार्शल की आलोचना किस बिंदुओं पर प्रोफेसर रॉबिन्स ने की थी, और उसी के आगे उन्होंने अपनी परिभाषाओं को किस तरीके से यूज़ किया था। स्टूडेंट, दुर्लभता संबंधी परिभाषा का प्रतिपादन प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स ने किया है। लियोनेल रॉबिन्स की किताब है एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस किताब में उन्होंने प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की आलोचना की थी। उनकी आलोचना का कुछ बिंदु यह था कि प्रोफेसर मार्शल ने इकोनॉमिक्स को एक पूर्ण प्रकार का सोशल साइंस माना था। उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र एक मानव कल्याण के अध्ययन का विषय है, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स इस विचार से सहमत नहीं था। उसका साफ तौर पे मानना था कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान नहीं है। अर्थशास्त्र वास्तव में एक ऐसा विज्ञान है जहां पर कुछ वैज्ञानिक रीतियों के द्वारा साधन और साध्यों के बीच में, साधन और आवश्यकताओं के बीच में अध्ययन किया जाता है। तो इस नाते प्रोफेसर रॉबिन्स जो है वो मार्शल की विचारधारा से अलग अपना ओपिनियन रखता है। मार्शल की विचारधारा का नाम दुर्लभता संबंधी परिभाषा क्यों है, अगर इस बारे में चर्चा किया जाए तो प्रोफेसर मार्शल कहता है कि वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज की वो बात करता है, उसका एम्फेसाइज करने का जो लहजा है वो रिसोर्सेज के लिमिटेशंस पर है। वो बेसिकली फोकस डालता है कि जिन संसाधनों के द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरित करता है, बाय द रिसोर्स दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, द कंज्यूमर फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, दीज ऑल हैव इन अ लिमिटेड नेचर। They cannot be efficient to fulfill the all requirement। वो इतना नहीं है कि उपभोक्ता अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और इस नाते जब साधन सीमित हैं और उस सीमितता के या उसकी उपलब्धता के कम होने के कारण, जिसे हम दुर्लभता कहते हैं, साधन दुर्लभ है, सीमित है, इसके कारण पूरा का पूरा अर्थशास्त्र के अध्ययन का जो फोकस है वो इसी दुर्लभ संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग या कुशलतम प्रयोग के बारे में है। इसी कारण प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा को दुर्लभता संबंधी परिभाषा कहा जाता है। एक और नाम है इस परिभाषा का, प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा को चुनाव संबंधी परिभाषा भी कहा जाता है। चुनाव संबंधी परिभाषा क्यों? प्रोफेसर रॉबिन्स कहता है, उसकी वर्ड्स हैं कि साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित हैं, सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, किंतु व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। तो इस कारण वो प्रत्येक आवश्यकताओं की तीव्रता, इंटेंसिटी को मापित करता है, प्रत्येक आवश्यकताओं की तीव्रता को देखता है। जो संसाधनों की आवश्यकताओं की तीव्रता है, उस तीव्रता के बीच में कुछ आवश्यकताएं बहुत प्रबल हैं, कुछ आवश्यकताएं कम प्रबल हैं। जो आवश्यकताएं बहुत अधिक प्रबल हैं उनको वह पहले चयनित करता है, और जब उसके आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद वो दूसरी आवश्यकताओं का चयन करता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में देखिए, उसको चुनाव करना है, उसके पास जो भी एक्स अमाउंट है, एक्स रिसोर्स है, उस एक्स रिसोर्स से वो अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। तो इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, आवश्यकताओं की तीव्रता के अकॉर्डिंग वह चुनाव करता है कि किस आवश्यकता को पहले वो प्रेफर करेगा, किस आवश्यकताओं का चयन वो पहले करेगा। तो इसी क्रम को एक
चुनाव की इसी क्रम के द्वारा एक चुनाव की समस्या पैदा होती है और यह प्रोफेसर रॉबिन्स के परिभाषा का मूल बिंदु है। इसी कारण कहा जाता है कि प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा चुनाव संबंधी परिभाषा है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी परिभाषाओं में यह भी वर्णन किया है कि ये चुनाव संबंधी समस्या है, ये केवल उपभोक्ता के लिए नहीं, अर्थशास्त्र के लगभग सभी बिंदुओं पर, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो उत्पादन करता हो, चाहे वो नियोजन करता हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो श्रम हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे कोई भी इकाई हो, हर इकाई के पास यह चुनाव की से संबंधित जटिलताएं पैदा होती हैं और अर्थशास्त्र इसी चुनाव संबंधी समस्याओं को सिद्धांत के द्वारा, वैज्ञानिक रीति के द्वारा अध्ययन करने की बात करता है। इस नाते भी चूंकि चुनाव महत्वपूर्ण विषय है प्रोफेसर रॉबिन्स के परिभाषा का, इसी कारण प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा को हम दुर्लभता संबंधी परिभाषा तो कहते ही कहते हैं, इसे हम चुनाव संबंधी परिभाषा के रूप में भी वर्णन करते हैं। ये दोनों नाम जो प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा में दुर्लभता संबंधी नाम और चुनाव संबंधी चुनाव से संबंधित समस्या संबंधी जो नाम है, इसी कारण इनके परिभाषाओं का नाम रखा गया है। अब हम चर्चा करेंगे इस श्रेणी के विभिन्न विद्वानों का जो दिया गया परिभाषा है, जो उनका मत है। प्रोफेसर रॉबिन्स का मानना है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें सीमित साध्यों और असीमित आवश्यकताओं संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि इकोनॉमी इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मींस विथ हैव अल्टरनेटिव यूजेस। पूरी बात को जरा शब्दों में बांटें तो 3 शब्द ऐसे इसमें निकल के आ रहे हैं। पहला शब्द है हमारा साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है, सीमित साध्य और असीमित आवश्यकताएं, और तीसरा उन साधनों का अल्टरनेटिव यूज। हमारे पास इनकम्स कम है, साध्य का मतलब जिनके द्वारा हम साधन जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करते हैं, जिनके द्वारा हम अपने नीड्स को, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये इनकी मात्रा क्या है, लिमिटाइज है। और दूसरा आवश्यकताएं, वांट्स, जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, ये असीमित है। और इन असीमित वांट्स और सीमित रिसोर्स के बीच में हमें अध्ययन करना है, जो अर्थशास्त्र का मूल सब्जेक्ट मैटर है। और प्रोफेसर रॉबिन्स कहता है कि ये जो आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर है, जिसके कारण अर्थशास्त्र हमें इन अल्टरनेटिव यूजेस को, इनके अल्टरनेटिव यूजेस के बारे में बताता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ दैट वांट्स। द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द वांट, द मोर इंटेंसिव वांट्स आर fulfilled by the consumer first time, and then after the fulfillment of the most intensive wants, we select the second intensive want, third intensive want, fourth intensive wants। इसी क्रम में हम अपने आवश्यकताओं का चयन करते हैं। और ये प्रोफेसर मार्शल इन तीनों शब्दों को लेकर के अपनी जो परिभाषा देता है, उसमें वो कहते हैं कि यह दुर्लभ संसाधनों का असीमित आवश्यकताओं के बीच में अध्ययन है, इसीलिए इसको हम अर्थशास्त्र के दुर्लभता संबंधी परिभाषा के रूप में भी शामिल किया गया है। ये प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स की परिभाषा थी। छात्रों, अब हम बात करते हैं प्रोफेसर स्टोनियर एवं हेग की परिभाषा की। प्रोफेसर स्टोनियर एवं हेग ने भी दुर्लभता संबंधी ही विचारधारा प्रस्तुत की है। उनका मानना है अर्थशास्त्र मौलिक रूप से दुर्लभता तथा उन समस्याओं का अध्ययन है जिन्हें दुर्लभता जन्म देती है। दुर्लभता मतलब स्केयर मींस की बात कर रहा है, वह स्कैर्सिटी की बात कर रहा है, वह लिमिटाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज की बात करता है। प्रोफेसर स्टोनियर हेग का मानना है, स्टोनियर एवं हेग 2 अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना है कि हमारे जो वांट्स हैं, वो वांट्स में और रिसोर्सेज में जो नेचर है वो क्या है, रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनमें दुर्लभता, स्कैर्सिटी पाई जाती है। और उन स्कैर्सिटी का कारण क्या है कि हमारी आवश्यकताएं हमारे साधन से अधिक हो जाती हैं। भाई, जब हमारे पास पैसे 100 रुपए के हैं और हमारे पास मांग 1000 रुपए की हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली रुपए की सीमितता पैदा हो जाएगी। हम
उन आवश्यकताओं को पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो अब हम करेंगे क्या, इस दुर्लभ अवस्था में, इस जटिल अवस्था में हम उनके विकल्पों का चयन करेंगे, हम उनकी तीव्रता का चयन करेंगे। और स्टोनियन हेग इसी दुर्लभता की बात करता है कि वेयर देयर द पीपल आर नॉट टू बी एबल टू सेटिस्फाई देयर ऑल नीड्स, देन दे हैव टू सेलेक्ट मोस्ट प्रेफरेबल वांट्स। और जिसको जो दुर्लभ है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को पहले सेटिस्फाई करने की बात करता है। इंग्लिश में इसी परिभाषा का रूप है, इकोनॉमिक्स इज फंडामेंटली ए स्टडी ऑफ स्कैरसिटी एंड ऑफ द प्रॉब्लम्स टू विच स्कैरसिटी गिव्स रेज। जो जो स्कैरसिटी को बढ़ावा देती है, स्कैरसिटी को बढ़ावा क्या दे रही है, साधन की सीमितता। तो ये इसी साधनों की सीमितता का अध्ययन है जो प्रोफेसर स्टोनियर एवं हेग का अपना विचार है। इससे जुड़ा एक परिभाषा और है स्टूडेंट्स, प्रोफेसर टी स्कोटवास्की की है। उनका अपना मानना है कि अर्थशास्त्र दुर्लभ साधनों की व्यवस्था से संबंधित एक सामाजिक विज्ञान है। वो कहते हैं कि साधन की दुर्लभता है, साधन की लिमिटेशंस है, साधन की स्कैरसिटी है, मीन्स जो हमारे हैं, रिसोर्स जो हमारा है, वो हमारा स्केयर है, वो हमारा लिमिटेड है। और समाज का हर वर्ग उस लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच अपनाता है, प्रशासनिक कह सकते हैं, या उसके लिए प्रबंधन का अप्रोच अपनाता है। तो वो जो प्रबंधकीय अध्ययन है, जो समाज के हर वर्ग के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण जो प्रबंधकीय साधनों, सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं के प्रबंधन का जो विज्ञान है, वह सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र कहलाता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टी स्कोटवास्की। इंग्लिश में इनकी परिभाषा है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, उसके मध्य में एक कह सकते हैं दुर्लभता संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन है। ये 3-4 परिभाषाएं प्रोफेसर रॉबिन्स के परिभाषा के समकक्ष परिभाषा हैं, जो दुर्लभता संबंधी विचारधारा को स्पष्ट करता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव संबंधी दुर्लभ संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं के मध्य चयन संबंधित विचारधारा को प्रतिपादित करता है, चयन संबंधी विचारधारा को स्पष्ट करता है। ये इस समूह के अर्थशास्त्रियों का परिभाषा थी। दुर्लभता संबंधी परिभाषा को अगर हम एक की पॉइंट्स के रूप में इकट्ठा करें या की पॉइंट्स के रूप में एक्सप्लेन करें कि इस पूरी परिभाषा में मूल बिंदु क्या क्या है, तो वो करीब 5 बिंदुओं में सम्मिलित किया जा सकता है। पहला है, मानव की आवश्यकताएं अनंत और असीमित हैं। ह्यूमन नीड्स इज इटर्नल एंड अनलिमिटेड। जो हमारी वांट्स है, वांट्स का मतलब एक उपभोक्ता की वांट्स, एक उत्पादनकर्ता की वांट, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी साधन हैं, जितने भी इकाइयां हैं जो उत्पादन में या आर्थिक क्रियाओं में संलिप्त हैं, उन सब की उनकी वर्क से जुड़ा हुआ, उनकी वांट से जुड़ा हुआ जो हॉबीज है, जो लिस्ट है, वो अनलिमिटेड है, ऐसा मानना है, या ऐसा दुर्लभता संबंधी परिभाषा चर्चा करता है। और इसके बाद वो कहता है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो साधन है वो सीमित है। हमारी वांट्स तो असीमित है, लेकिन उन वांट्स को फुलफिलमेंट करने का जो मीडियम्स है, जिस मीन्स के द्वारा हम अपनी वांट्स को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो हमारा समय हो, हमारे पास काम करने के लिए बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन उस काम को पूरा हमें 24 घंटे में ही करना है, और 24 घंटे जो हमारा एक दिन का लिमिटेड टाइम है, उसमें भी कई जगह पर हमारे काम इंगेज है, हमारे टाइम इंगेज हैं, तो उसमें भी हमें समय, एक लिमिटेड समय मिलता है, उतने समय में ही हमें अपना काम करना है। तो ये एक लिमिटाइजेशन या नेचर ऑफ लिमिटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। धन की भी बात, चाहे वो कितनी भी आय कमाने वाला व्यक्ति हो, उसके पास संपत्ति या उसके आय का साधन जो है वह एक सीमित मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि उसके पास इतनी आय है कि अपनी जिस भी आवश्यकता को चाहे वो आवश्यकता को पूरा कर सके। उसके पास आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सीमाएं हैं, कि साधन की एक सीमाएं हैं,
वो उस सीमाओं से अधिक अर्न नहीं कर सकता है या उस सीमाओं से अधिक उस समय अपने संसाधनों पर व्यय नहीं कर सकता है। तो ये दो मुख्य बातें क्लियर हुई। पहला, उस व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति की, मानव प्रजाति की, मानव इकाई की, मानवों की वांट्स जो है वो असीमित है, अनंत है, उसका कोई एंड नहीं है। किंतु उसी वांट्स को पूरा करने का जो साधन है, जो इकाई है, जो माध्यम है, उसकी मात्राएं सीमित है। तीसरा, इस परिभाषा की जो मूल विशेषता है वह है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। अब मैं साधनों के वैकल्पिक प्रयोग को थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में समझाने की बातें करूं। मेरी आवश्यकता भूख है, मुझे भूख लगी है, ये मेरी वांट्स है। इस वांट्स को पूरा करने के लिए मेरे पास कई सारे साधन हैं। मैं फ्रूट से अपनी वांट्स की सेटिस्फेक्शन कर सकता हूँ, मैं लाइट ब्रेड से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता हूँ, मैं हैवी भोजन से मैं अपनी आवश्यकता की संतुष्टि कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ और न्यूट्रिशन कमोडिटीज लेकर के आवश्यकता की आपूर्ति कर सकता हूँ। अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं तो मैं टूटी फूटी दुकान से भी गार्बेज में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जिन वस्तुओं का बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं अच्छा है, उन वस्तुओं के द्वारा भी मैं अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे कम हैं। अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं तो मुझे फिर उन दुकानों का सामान अच्छा नहीं लगेगा, फिर हमारी वांट्स के लिए हमें दूसरे दुकानों की तरफ देखना पड़ेगा जहां पर उस कैटेगरी की कमोडिटीज होंगी। एक एग्जाम्पल देखा जाए, अगर पॉकेट में 100 रुपए हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट करना है तो फुटपाथ पर बिकने वाली चाय और स्लाइस ही हमें अच्छी लगती है। लेकिन अगर पॉकेट में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं तो फुटपाथ पर बिकने वाली चाय हाइजीनिक लगती है। फिर ये लगता है कि इन चीज़ों से हमें लाभ नहीं मिलेगा, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो ये वही है कि अब आवश्यकता तो एक अमीर व्यक्ति की भी भूख है, वही भूख एक गरीब व्यक्ति के पास भी है, लेकिन उस साधन को पूरा करने के माध्यम क्या हैं। अमीर व्यक्ति के पास पैसे ज्यादा हैं तो विकल्प और अधिक है, किंतु ऐसा नहीं कि सारे विकल्पों को वो संतुष्ट कर सकता है, सारे विकल्पों को वो परचेज कर सकता है। ऐसे ही गरीब के पास पैसे कम हैं, उसको पूरे दिन भर का काम करना है, उसी सीमित पैसे में उसे बहुत सारी आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। अब आवश्यकता उसके पास भूख जो है, वो सुबह के समय अगर उसको भूख लग गई तो उस भूख को संतुष्ट करने का कौन सा माध्यम वो अपनाएगा, किसके द्वारा वो अपनी उस आवश्यकता की संतुष्टि करेगा। वो समोसे ले सकता है, पहला विकल्प, वो स्लाइस ब्रेड ले सकता है, दूसरा विकल्प, वह हो सकता है पराठे ले ले, ये तीसरा विकल्प, हो सकता है फ्रूट ले ले, चौथा विकल्प। ऐसे बहुत सारे विकल्प उसके पास है जिनके द्वारा वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि कर सकता है। ये तीसरा अहम पॉइंट है जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा का है। अब तीनों बातों की फिर से चर्चा है। मानव आवश्यकताएं अनंत हैं, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, और हर वांट्स को फुलफिलमेंट करने का जो मीडियम्स है, जो मीन्स हमारा है, उसका अल्टरनेटिव यूजेज है। अब उस पैसे को हम कितना किस वांट्स पर पूरा करेंगे, ये उसके अल्टरनेटिव यूजेज के बारे में चर्चा करता है। आगे चौथा जो अहम पॉइंट इस परिभाषा का है, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता पाई जाती है। द स्केल ऑफ इंटेंसिटी आर वेरिड। जो उसकी इंटेंसिटी है वांट्स की, उसके बीच में अंतर देखने को मिलता है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में फिर इस बिंदु पर चर्चा करता हूँ। सुबह के समय जब हम ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हैं तो पूरे दिन का अगर हम लिस्ट बनाएं तो हमारे पास बहुत सारे वांट्स हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट करते समय हमारे वांट्स की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। हमारे ब्रेकफास्ट के समय हमारे लिए फूड की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद भोजन संबंधी वस्तुओं की इंटेंसिटी खत्म हो जाती है एट वंस, उस समय के लिए। अब हमें अपने जॉब या अपने ड्यूटीज से जुड़ा हुआ कमोडिटीज ज़्यादा इंटेंसिव लगता है। जैसे मैं सो के उठा, उस समय मुझे टूथपेस्ट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो नाउ ऑन दैट पीरियड द इंटेंसिटी ऑफ टूथपेस्ट इज मोर इंटेंसिव। आफ्टर टेकिंग द टूथ क्लीनिंग, आफ्टर क्लियरिंग द टूथ, अब हमें वॉशरूम जाना है या हमें नहाना है, तो उसके लिए हमें बाथिंग सॉप की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब अगर आफ्टर द माउथ क्लीनिंग कोई मुझसे ये कहे कि भैया आप 10 रुपये, आप 2 रुपये में टूथपेस्ट ले लो, तो उस दिन मैं टूथपेस्ट खरीदने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब इस टूथपेस्ट की इंटेंसिटी नहीं आज के लिए है, मैं उसे टाल दूंगा। मैं उसके स्थान पर अब मैं बाथिंग सॉप की बात करूँगा। आफ्टर टेकिंग द लू,
अब हमें ब्रेकफास्ट चाहिए, तो अब मेरे बात करने के बाद अगर कोई मुझे कहता है कि 10 रुपये वाला साबुन आपको 2 रुपये में दे रहा हूँ, तो मैं 2 रुपये में साबुन लेने की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपना अपना उस वर्क को पूरा कर लिया है। और आज के लिए जब तक मैंने स्नान नहीं किया था तब तक वह शॉप हमारे लिए इंटेंसिव था, लेकिन आफ्टर द टेकिंग द बाथ, आफ्टर टेकिंग द लू, हमें अब नहीं आवश्यकता है उस चीज़ की। अब हमें ब्रेकफास्ट चाहिए, सेम वही प्रक्रिया है। आफ्टर टेकिंग द ब्रेकफास्ट, अब हमें जॉब पे जाने के लिए किराए की आवश्यकता हो सकती है, आप स्टूडेंट्स हो, आपको पेन की नोट्स की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन फिर दोपहर के समय आपको फिर भोजन की आवश्यकता होगी। अब किताब से ज़्यादा उपयोगी अब आपके लिए लंच हो जाएगा। तो ये पूरी पूरी प्रक्रिया है, वो यही कहता है प्रोफेसर रॉबिन्स या रॉबिन्स से जुड़े हुए दुर्लभता संबंधी अर्थशास्त्री का ये मानना है कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर है। हर आवश्यकताएं एक समय पर प्रबल हैं, लेकिन अगले समय पर वो आवश्यकताएं की इंटेंसिटी घट जाती है। तो दिस इज द nature of the wants. The wants have the differentiation of their intensity. On the different time, the intensity of the wants are increased or decreased. So that we can say according to the intensity of the wants, the user should select more intensive wants on the time of period. पांचवी आवश्यकता क्या है? पांचवा इसका बिंदु क्या है? अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। स्टूडेंट्स, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान की चर्चाएं हम लेटर ऑन जब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे तो वहां हम चर्चा करेंगे कि वास्तविक विज्ञान क्या है और आदर्श विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम उस समय चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ थोड़ी सी पॉइंट कोई की मैं चर्चा कर लूँ। वास्तविक विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं या उस विज्ञान का रूप है जो अपने सिद्धांतों के प्रति रिजिड हो, सिद्धांतों के प्रति तटस्थ हो, या आप कह सकते हैं सिद्धांतों के प्रति उसकी 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 प्रबलता हो। अर्थशास्त्र की इस सिद्धांत की प्रबलता अपने सिद्धांतों के प्रति है। वह उन्हीं विकल्पों का चयन करेगा जिन विकल्पों से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। अगर एक समय में एक विकल्प कम इंटेंसिव है, कम यूटिलिटी वाला है, और दूसरा विकल्प ज़्यादा इंटेंसिव है, तो उपभोक्ता मोर इंटेंसिव वांट्स को ही सिलेक्ट करेगा, जो अर्थशास्त्र के रॉबिन्स के दुर्लभता संबंधी या चुनाव की समस्या संबंधी अर्थशास्त्र का मूल बिंदु है। इन 5 बिंदुओं पर ही प्रोफेसर रॉबिन्स या इनसे संबंधित तमाम अर्थशास्त्रियों ने दुर्लभता संबंधी या चुनाव संबंधी परिभाषा को देने का काम किया है। ये अर्थशास्त्र की रॉबिन्स की परिभाषा थी। ये 5 बिंदु प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा के मूल बिंदु हैं। वंस अगेन हम एक एक पॉइंट देख लें। मानव की आवश्यकताएं अनंत व असीमित हैं। ह्यूमन नीड्स इज इटर्नल एंड अनलिमिटेड। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन सीमित हैं। मीन्स आर लिमिटेड। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ मीन्स। आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती है। स्केल ऑफ इंटेंसिटी आर वैरिड। और 5वीं, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज अ रियल साइंस। ये इनकी मूल बिंदु है। स्टूडेंट्स, जिन बिंदुओं की चर्चा अभी हमने की, उन बिंदुओं को एक ग्राफ के रूप में आपके सामने रखा जा सकता है। सबसे पहले मानव का व्यवहार है, क्योंकि इसकी पूरी परिभाषा में कहा गया है कि मानव का नेचर है कि आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित है। उसका नेचर है, उसको सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो ये सिद्धांत मेनली चर्चा करता है ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में। ह्यूमन बिहेवियर क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्यों? और इसी के साथ अब थोड़ी सी प्रक्रिया जो इस परिभाषा में जुड़ा हुआ है, उस ह्यूमन बिहेवियर में चीज़ें क्या हैं, उसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मतलब उसे मैक्सिमम वांट्स चाहिए, उसको मैक्सिमम वांट्स को फुलफिलमेंट करना है। तो वांट्स आर इनफिनाइट, असीमित है, अनंत है, लेकिन उसकी उस वांट्स को पूरा करने का साधन जो है वो स्केयर है, लिमिटेड है, सीमित है। और हर वांट्स को फुलफिलमेंट करने का जो साधन है, उस हर संसाधन को कई तरीके से यूज किया जा सकता है, जिसे कहते हैं अल्टरनेटिवली यूज्ड, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज।
और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स की है, आर्थिक समस्या की है। इसीलिए प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा को आर्थिक समस्या संबंधी परिभाषा, या जिसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि चुनाव संबंधी परिभाषा, समस्या संबंधी परिभाषा, चुनाव संबंधी समस्या से संबंधित परिभाषा, ये दो प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात बार बार हो रही है। ये सारे बिंदु इसी परिभाषा में हैं। इन 5 शब्दों को जरा याद रखिएगा। ह्यूमन बिहेवियर जो अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है, तो ह्यूमन बिहेवियर, फिर इन्फिनाइट वांट्स, असीमित वांट्स, स्क्वायर मीन्स, अल्टरनेटिव यूजेस, एंड फाइनली इट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हिंदी में कह सकते हैं मानव स्वभाव, असीमित आवश्यकता, सीमित साधन, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग और अंततः आर्थिक समस्याएं। तो इन 5 बिंदुओं के द्वारा मार्शल के रॉबिन्स की परिभाषाएं सिद्ध होती हैं, रॉबिन्स की परिभाषा एक्सप्लेन की जा सकती है। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा के आलोचकों ने, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इनकी परिभाषा को अलग अलग तरीके से आलोचित किया है, इसको क्रिटिसाइज किया है। उस क्रिटिसिज्म को कुछ पॉइंट्स में अगर हम एक्सप्लेन करने की बातें करें, तो पहला क्रिटिसिज्म इनका यह है कि इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक व्यापक बना दिया है। असीमित वांट्स, अब वांट्स एक ऐसा इशू है जो जिसको आप कभी भी लिमिटाइज कर ही नहीं सकते हो। इतनी सारी वांट्स हैं, इतने प्रकार की वांट्स हैं, इतने इश्यूज हैं वांट्स में, और वांट्स का अगर अध्ययन अर्थशास्त्र करेगा तो ऑटोमेटिकली इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाएगा। कुछ अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि एक तरफ इसकी इन्होंने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को, क्षेत्र को बृहद बना दिया है, तो दूसरी तरफ इसको बहुत ही सीमित कर दिया है, कंट्रोवर्सी पैदा करके रखा हुआ है। तो असीमित वांट्स तो ये इसके क्षेत्र को व्यापकता प्रदान कर रहा है। दूसरी तरफ अगर जो हम इसके साधनों की बात करें, तो इन्होंने साधनों में की व्याख्या नहीं की कि साधन के रूप में क्या रखा जाएगा। इन्होंने कहा है द मीडियम ऑफ फुलफिलमेंट द रिसोर्सेज, तो वह समय या मुद्रा या व्यक्ति की अपनी 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 इकाई जिसके द्वारा वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है। तो इनकी मात्राएं कुछ चंद हैं जो इसके क्षेत्र को बहुत सीमित कर देता है। ये सिर्फ उसी का अध्ययन करेगा जो अर्थशास्त्र के साधन, जो आवश्यकता की पूर्ति के साधन के रूप में होगा। तो यह क्षेत्र अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक और समुचित दोनों प्रदान करता है, जो इसकी आलोचना के रूप में कहा गया है। दूसरी आलोचना छात्रों से की जाती है कि अर्थशास्त्र में सामाजिक स्वभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान के रूप में माना है। वास्तविक विज्ञान होने के नाते यह केवल साधन और आवश्यकताओं के बीच का विज्ञान बन गया है, यह सिर्फ वांट्स और सेटिस्फैक्शन का विज्ञान बन गया है। जबकि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। ये वांट्स जो है वो समाज से रिलेटेड है, जो आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है वो समाज के लिए है। तो प्रोफेसर मार्शल जो अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान मानता था या सामाजिक विज्ञान के रूप में इंट्रोड्यूस किया था, उस समूह के जो विद्वान हैं, उन समूह के विद्वानों का मानना है कि अर्थशास्त्र वास्तव में विज्ञान तो है, लेकिन विज्ञान के साथ साथ इसका नेचर जो है वो सामाजिक विज्ञान का नेचर है, जिसके बारे में प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपने सिद्धांत में विशेष रूप से प्रकाश नहीं डाला है। ये इनके सिद्धांत की दूसरी आलोचना है। तीसरी आलोचना की जाती है अर्थशास्त्र में इन्होंने केवल मूल्य निर्धारण जैसे आवश्यक बिंदु को भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। अर्थशास्त्र केवल वांट्स और साधनों के बीच में कीमतों के निर्धारण का विज्ञान नहीं रह गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं। उस इश्यूज के बारे में यह विज्ञान या विषय इनका बहुत यथेष्ट चर्चा नहीं करता है, जो इनकी तीसरी आलोचना है। यह सिद्धांत की चौथी आलोचना, प्रोफेसर रॉबिन्स के सिद्धांत की चौथी आलोचना उद्देश्यों के प्रति तटस्थता है। ये अपने ऑब्जेक्टिव्स के प्रति न्यूट्रल है। उसके अलावा ये किसी और विषय पर चर्चा नहीं करता है। जो इसके उद्देश्य हैं उसी उद्देश्य को
अध्ययन करता है और उसमें भी कई सारे एक्सेप्शनल कंडीशंस को भी यह एक्सेप्ट कर लेता है। तो यह भी इसके इसके सिद्धांत को कहीं न कहीं अस्पष्ट रूप से आलोचित करने का एक माध्यम बनता है। और लास्ट में कहा जाता है इन्होंने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मान के रखा है, जबकि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान नहीं बल्कि कला भी है। अर्थशास्त्र एक प्रकार का आर्ट भी है। आपके पास कोई वस्तु कम है और उससे आप अधिकतम संतुष्टि को सृजित कर रहे हैं, अधिकतम संतुष्टि के माध्यम को पैदा कर रहे हैं, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। इट इज़ एन आर्ट। बाजार में कीमतें क्या होंगी, कम से कम लागतों से अधिकतम माल उत्पादन कैसे होगा, इट इज़ एन आर्ट। कम से कम पैसे में अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा कैसे किया जाए, इट इज़ एन आर्ट। तो इसे एक प्रकार का आर्ट का स्वरूप भी है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में एक प्रकार के आर्ट की भी विशिष्टता सम्मिलित है, जिसे प्रोफेसर रॉबिन्स अपनी परिभाषा में एक्सप्लेन नहीं करता है, या अपने परिभाषा में प्रोफेसर रॉबिन्स ने यूज नहीं किया है। यह रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना करने वाले विद्वानों के कुछ मत हैं, जिसके रूप में, जिसके आधार पर प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना इन विद्वानों के द्वारा की जाती है। स्टूडेंट्स, रॉबिन्स की आलोचना में 3 बिंदुओं को और सम्मिलित किया जा सकता है। पहला है कि सिद्धांत में सामाजिक कल्याण की विचारधारा निहित है, किंतु उसका स्पष्टीकरण नहीं दिखता है। इन्होंने कहा है अपनी परिभाषा में, आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित है, असीमित आवश्यकताओं से सीमित संसाधनों, असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों से कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, इस विषय में तो चर्चा करते हैं। और ये सारा का सारा विषय सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ है। भाई, एक व्यक्ति अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कैसे करेगा, और इससे जुड़ा अध्ययन एक सामाजिक विचारधारा को जन्म देगा कि जब एक व्यक्ति का कल्याण होगा तो उसी हिसाब से थ्योरियां बनेंगी और वो सामाजिक कल्याण की तरफ प्रेरित होगा। लेकिन स्पष्टतः यह सिद्धांत इस विचारधारा में खुलकर नहीं आता है। जैसे प्रोफेसर मार्शल ने अपने सिद्धांत में जो भी चर्चा की थी, उसमें उन्होंने सामाजिक कल्याण, मानव कल्याण को प्राथमिकता दी थी। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विषय है, किंतु इस विषय में कल्याण को सम्मिलित तो किया गया है, वेलफेयर को सम्मिलित तो किया गया है, किंतु उसके बावजूद भी उसके महत्व को स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस नहीं किया गया है, स्पष्ट रूप से विश्लेषित नहीं किया गया। दिस इज द फॉल्ट ऑफ Robinson's definitions. According to the modern scholars, economic is a social science, but Robbins should not to be pay direct attention for the utilizations of social welfare, introductions of the social welfare, so that they are criticizing the theory of Professor Robbins. इसके बाद जो आलोचना की जाती है वो ये है कि आर्थिक विकास संबंधित कोई व्याख्या इस विचारधारा में सम्मिलित नहीं की गई है। अर्थशास्त्र कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, जो मॉडर्न विचारधारा के लोग हैं, उनका अपना मानना है कि अर्थशास्त्र वास्तव में विकास संबंधी अध्ययन है। हमारी जो भी आय है, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज में हम डेवलपमेंट, ग्रोथ, इस प्रकार के इश्यूज को सम्मिलित करना चाहते हैं। जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपने पूरी की पूरी परिभाषा में वांट्स, रिसोर्सेज, सेटिस्फैक्शन, इनसे जुड़ा हुआ, अल्टरनेटिव यूसेज, इससे जुड़ा हुआ अध्ययन किया है। उन्होंने कहीं भी अपने परिभाषा में ग्रोथ या डेवलपमेंट जैसे वर्ड्स नहीं यूज किए हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसे इश्यूज को सम्मिलित नहीं किया है, जो वास्तव में इनकी आलोचना का कारक बनता है। आज के अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को एक विकासवादी विज्ञान मानते हैं, एक डेवलपमेंट साइंस या डायनेमिक साइंस मानते हैं। उनका मानना है कि डे बाय डे हमारे आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, और उस बढ़ती हुई आवश्यकताओं को किस तरीके से हम सेटिस्फाई करेंगे, किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से उसके बीच में हम अपनी आवश्यकताओं और साधनों के बीच में बढ़ते हुए दृष्टि से कैसे इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी पूरी परिभाषा में वांट्स, रिसोर्सेज की तो बात की है, लेकिन वांट्स के बढ़ने के साथ साथ रिसोर्सेज का डेवलपमेंट का तरीका क्या है, हाउ कैन द पीपल्स increase their resources, how can people increase their incomes. These all contents are not to be adopted, not to be explained by the
Professor Robin, so the modern economics criticizes their theory on behalf of modern approaches. Lastly, we can say कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में बेरोजगारी जो आज की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है इसका जिक्र नहीं किया है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में अगर आज बेरोजगारी सम्मिलित ना हो जो सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है तो उस सिद्धांत को, उस परिभाषा को, उस विचारधारा को अधूरी विचारधारा माना जाएगा। और इस नाते मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इस बिहाफ पर भी प्रोफेसर रॉबिन्स के डेफिनेशन की आलोचना करते हैं कि बिना बेरोजगारी को अध्ययन किए, बिना बेरोजगारी को कंसीडर किए कोई भी आर्थिक विचारधारा, कोई भी आर्थिक सिद्धांत परिपक्व नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। और रॉबिन्स ने अपने सिद्धांत में अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सीरियस इश्यूज को चर्चा नहीं किया है। सो वी कैन से कि प्रोफेसर रॉबिन्स डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट on the behalf of modern economic approaches, on the behalf of the modern economic requirement, so that they all points are inverse on the प्रोफेसर रॉबिन्स डेफिनेशन। ये प्रोफेसर रॉबिन्स के डेफिनेशन के लिए एक इनवर्स एटीट्यूड बनता है या नकारात्मक बिंदु बनता है जो उनकी परिभाषा की परिपक्वता को, उसकी परिभाषा की उपयोगिता को, उनकी परिभाषा के महत्व को आलोचित करता है। किंतु फिर भी छात्रों, इनकी तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी अगर आज भी अगर आधुनिक अर्थशास्त्र की परिभाषा की चर्चा होती है तो प्रोफेसर रॉबिन्स के विचारधारा को, प्रोफेसर रॉबिन्स के डेफिनेशंस को महत्व दिया जाता है। ऐसा कोई अर्थशास्त्री नहीं है जो इस बात से अस्वीकार करेगा कि वांट्स, रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजेस के बगैर अर्थशास्त्र को सही तरीके से समझा जा सकता है। तो जहां प्रोफेसर एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, मेरा अपना ओपिनियन है, ये कहीं लिखित नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि हम प्रोफेसर रॉबिन्स को उनके योगदान के लिए मॉडर्न इकोनॉमिस्ट या मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में भी नवाज सकते हैं, क्योंकि ये उनकी परिभाषा के लिए, उनके सिद्धांत के लिए एक ऑनर होगा, क्योंकि उनका सिद्धांत तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी एक परिपक्व सिद्धांत है, एक बेटर थ्योरी है। ये थी प्रोफेसर रॉबिन्स के सिद्धांत की आलोचनात्मक रूपरेखा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आधुनिक परिभाषा की। छात्रों, रॉबिन्स के आलोचना के बाद अब हम जिक्र कर रहे हैं विकास आधारित परिभाषाओं की। विकास आधारित परिभाषा या ग्रोथ सेंट्रिक डेफिनेशंस, इसको स्टार्ट करने से पहले इसके मीनिंग्स के बारे में हम चर्चा करें। जहाँ पर रिसोर्स के डेवलपमेंट, जहाँ पर आवश्यकताओं के साधन के डेवलपमेंट, जो आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम के डेवलपमेंट, इन तमाम बिंदुओं पर जिस अर्थशास्त्री ने अपने विचार दिए हैं उनके विचार को हम ग्रोथ सेंट्रिक डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। मूलतः 20वीं सदी और 21वीं सदी के अर्थशास्त्री इस श्रेणी में शामिल हैं, लास्ट ऑफ द 20th सेंचुरी एंड बिगिनिंग्स ऑफ द 21st सेंचुरी के जो स्कॉलर्स हैं उनकी परिभाषा को ग्रोथ या डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशन कहते हैं। यहाँ पर स्पेशली ग्रोथ सेंट्रिक डेफिनेशन ही सम्मिलित किया गया है, क्योंकि ग्रोथ में एक इकाई है जो डेवलपमेंट के रूप में यूज़ की गई है। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं ग्रोथ सेंट्रिक डेफिनेशन, एक ऐसी परिभाषा जिसमें रिसोर्स के डेवलपमेंट के बारे में या इकोनॉमिक इंसिडेंस के डेवलपमेंट के बारे में, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बारे में, वांट्स के डेवलपमेंट के बारे में, इनकम के डेवलपमेंट के बारे में, या इन तमाम बिंदुओं पर जिस अर्थशास्त्रियों ने चर्चा की है, हम उन विचारधारा को इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ग्रोथ बेस्ड डेफिनेशंस में सबसे बड़ा योगदान प्रोफेसर सैमुअल्सन का है, सबसे महत्वपूर्ण नाम प्रोफेसर सैमुअल्सन का है, लेकिन इनकी विचारधारा प्रोफेसर कीन्स के सिद्धांत से ली गई है या प्रोफेसर कीन्स के सिद्धांत से प्रेरित है। तो आप कह सकते हैं कि विकासवादी अर्थशास्त्र में सबसे प्रमुख नाम प्रोफेसर कीन्स का है, किंतु प्रोफेसर कीन्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो समस्त सिद्धांत के रूप में ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया गया। तो इस नाते प्रोफेसर कीन्स की विचारधारा को, प्रोफेसर कीन्स के सिद्धांत को या उनकी थ्योरीज को हम इकोनॉमिक के डेफिनेशंस के रूप में कम पाते हैं। उनके जो भी सिद्धांत हैं
वो रोजगार से संबंधित सिद्धांत हैं या लिक्विडिटी प्रेफरेंस से संबंधित सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को ज़्यादा पहचान मिली, ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन मिला। प्रोफेसर सैमुअल्सन के बारे में चर्चा किया जाए तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने वास्तव में जो बात प्रोफेसर रॉबिन्स कह रहा था उसमें सुधार करते हुए एक नई अप्रोच, एक नई विचारधारा, एक नया ओपिनियन अर्थशास्त्र के परिभाषा के रूप में प्रतिपादित किया, अर्थशास्त्र की परिभाषा के रूप में इंट्रोड्यूस किया। इसी नाते इनको विकासवादी अर्थशास्त्री कहा जाता है। इसी कारण इन्हें विकासवादी अर्थशास्त्री का समूह या जनक कह सकते हैं आप, कहा जाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा पर जरा हम ध्यान दें। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज मौद्रिक अर्थव्यवस्था अथवा विनिमय प्रणाली में विभिन्न वस्तुओं के साम्यगत उत्पादन के लिए सीमित उत्पादक संसाधनों के उपयोग का किस प्रकार चुनाव करते हैं और समाज के विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच उनके वर्तमान तथा भविष्य में उपयोग के लिए किस प्रकार वितरण करते हैं, इस विषय का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। अब शब्द को जरा ध्यान में दें। आज की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी आर्थिक संबंधित इश्यूज हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, आर्थिक आवश्यकताएं हैं, उन समस्त आवश्यकताओं को प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अपनी परिभाषा में सम्मिलित किया है। कैसे आवश्यकताएं? व्यक्ति की आवश्यकता, इंडिविजुअल्स की, या सोसाइटीज की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, और कैसी आवश्यकता? जो मौद्रिक अर्थशास्त्र, मॉनेटरी रिसोर्सेज, मॉनेटरी रिक्वायरमेंट, या विनिमय प्रणाली, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की सिस्टम के रूप में, या वस्तुओं और उत्पादन के बीच में संसाधन की सीमितता है, उसके द्वारा उत्पादन कैसे किया जाएगा, इससे जुड़ा हुआ अध्ययन, या संसाधनों को, माध्यमों को, आय को, इकाई को चयन करने की समस्या, तथा जितने भी समाज के सदस्य हैं, समूह के में रहने वाले लोग हैं, उनकी वर्तमान समस्याएं क्या हैं, आर्थिक वर्तमान समस्याएं क्या हैं, और भविष्य की उपयोग की वर्तमान समस्याएं क्या हैं, इन समस्त समस्याओं को अर्थशास्त्र के विषय वस्तु में सम्मिलित किया है। ये प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा का महत्वपूर्ण अंश है। इंग्लिश में इसी परिभाषा को अगर हम देखते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपुल एंड सोसाइटी end up closing with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses. It produce various commodities and distribute them for consumer now or in the future among various persons and groups in society. समाज के विभिन्न व्यक्ति और लोगों के बीच में commodities के यूज, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इस तमाम बिंदुओं के से संबंधित अध्ययन अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है। अर्थशास्त्र की परिभाषा में इन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। ये विचारधारा प्रोफेसर सैमुअल्सन की है, जो आज के सेंस में, अब जरा चर्चा हम करें, आज के सेंस में जो आलोचना की गई प्रोफेसर रॉबिन्स की, उन सारी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है। उत्पादन संबंध के संसाधनों संबंधी समस्या, उत्पादन वर्ग को सम्मिलित कर दिया गया। उपभोक्ता की समस्या यहाँ पर लिखा गया है, सामंजस्य के रूप में शामिल कर दिया गया। वर्तमान और भविष्य के उपयोग की समस्या, ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज है। आर्थिक समस्याओं के बारे में चर्चा किया गया, व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में चर्चा किया, विनिमय प्रणाली के बारे में समस्याओं की चर्चा की गई। दीज ऑल इश्यूज आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिकल इश्यूज और वी कैन से द एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। आज की वर्तमान जो भी आर्थिक समस्याएं होंगी, उस समस्याओं, आर्थिक समस्याओं का इशू इस परिभाषा में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वर्तमान आर्थिक विचारधारा को देखते हुए प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा एक उचित परिभाषा है, या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह परिभाषाएं उपयुक्त परिभाषा के रूप में पहचानी जाती हैं, उपयुक्त परिभाषा के रूप में वर्णित की जा सकती है। इस नाते इसे विकासवादी अर्थव्यवस्था का, विकासवादी परिभाषा का जनक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी परिभाषा में अर्थशास्त्र के हर विकासवादी अप्रोचेस को सम्मिलित किया है। इनके अलावा भी कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने विकासवादी परिभाषा दी है, जिसकी चर्चा हम इस तरीके से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर सैमुअल्सन के बाद जो नाम आता है अर्थशास्त्र की परिभाषा के रूप में, वो प्रोफेसर बेनहम का नाम है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार
अर्थशास्त्र रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन है। रोजगार जो सबसे बड़ी आर्थिक समस्या या आर्थिक इशू है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, प्रोफेसर बेनहम ने अपने परिभाषा में उस बिंदु को शामिल किया है। और दूसरा जो अहम आर्थिक समस्या है जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड, या आप कहते हैं लाइवली कमोडिटीज या लाइवली रिक्वायरमेंट, इस कमोडिटीज की चर्चा प्रोफेसर बेनहम अपने परिभाषा में करते हैं। और यह अर्थशास्त्र के वर्तमान परिभाषाओं में महत्व रखता है। इसी कारण प्रोफेसर बेनहम की परिभाषा को भी विकासवादी परिभाषा में रखा जाता है, क्योंकि रोजगार और जीवन स्तर ये दोनों विकासवादी विचारधारा का सबसे अहम बिंदु है, सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है। इस नाते प्रोफेसर बेनहम की परिभाषा इस श्रेणी में सुटेबल होती है। इन इंग्लिश हम कह सकते हैं इनकी परिभाषा को, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट and standard of living. Factor affecting the employment is the serious issue. Employment is the most significant issue for the modern economic incidence, modern economic analysis, modern economic approaches. On the same while, we can say all government, all peoples, all economical persons should interested about the standard of living. They are trying to increase their standard of living, so that in this theory we can say the economics theory given by the Professor Benham is more significant for the point of growth based definitions. Now the next definition is given by Professor KG said, economics is the study of human behavior related to the changes in resources and development of means. Once again, Professor KG said, belonging to the Indian methodology, belonging to the Indian territory, they are focusing about the human behavior and the issues related to the human behavior, like arrangement of resources, development of income and other development issues. तो इस परिभाषाओं में हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर केजी सेठ का भी वही मानना है कि अर्थशास्त्र साध्यों का मतलब जिनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, अर्थात साध्यों के संदर्भ में साधनों के परिवर्तन व विकास से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। इस पूरी परिभाषा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साध्य और साधन, जिनको हम साधने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके द्वारा साधा जाएगा, वांट्स एंड रिसोर्सेज, इनके चेंजिंग का नेचर क्या है। चेंजिंग मीन्स आप डे बाय डे यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम्स, रिसोर्सेज, एंड डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीजिंग योर रिसोर्सेज ऑफ कोर्स योर वांट्स शुड इंक्रीज। या हम दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीजिंग द वांट्स द ह्यूमन बीइंग नीड्स टू more income, the human being needs to more income sources, new income sources, new income mediums, and these all aspects are the key point, these all aspects are the key issues for the economical study, for the study of economic definitions. This is concerned by the Professor KG said. Now the last definitions of this journal which are discussed here, economics is the science that studies a specific aspect of behavioral activities and human behavior. अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यवहारिक क्रियाकलापों व मानव व्यवहार के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन कराता है। समय परिवर्तन के साथ साथ मानव व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, मानव के व्यवहारिक क्रियाकलापों में भी परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन विकास का आधार है। पाषाण युग के बारे में चर्चा करें, वहाँ पर व्यक्ति का जो व्यवहार था वो व्यवहार आज के व्यवहारों से काफ़ी अंतर है। पाषाण युग में रहने वाले आदि मानव, जिन्हें सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए साधन की व्यवस्था करनी होती थी, उन्हें मुद्रा से कोई मतलब नहीं था, उन्हें संसाधन कैसे प्राप्त होंगे कोई मतलब नहीं था। जंगली जानवरों के द्वारा अपनी आवश्यकता की आपूर्ति करना उनका एक साधन रहा होगा, उनका एकमात्र लक्ष्य रहा होगा। बट आज के सेंस में अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ खाद्यान्न की आपूर्ति से ही हमारी आर्थिक क्रियाएं पूरी नहीं होती हैं, इसके साथ साथ हमें तमाम रिसोर्स की आवश्यकता होती है। हम बचत करना चाहते हैं, हम आय को बढ़ाना चाहते हैं, हम मोर सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छी कमोडिटीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, हम वस्तुओं की क्वालिटी में समझौता नहीं करना चाहते, हम डे बाय डे जिस वस्तु को आज हम अच्छी तरीके से पसंद करते हैं, समय आने के बाद उसी वस्तु को में हम आलोचनात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं। हम हर बार जिस वस्तु को यूज़ करते हैं उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नया अपडेशन देखना चाहते हैं। तो दीज आर द ह्यूमन नेचर एंड इकोनॉमिक्स इज द study of these nature, what the human being want to be consumed
in now in current scenario, and what is their like, what is their want for the futures, what are the changes enforced in the industries for the future, what the steps are taken by the entrepreneur for the price increasing, for the more satisfaction, for attaining the more share in the market. These all aspects are related to the growth related issues, and so that the professor J.R. Hisk, one of the most uh, renowned personality, renowned scholar for the economic point of view, इनको नोबेल लॉरिएट भी हैं, इन्हें अपने सिद्धांत के रूप के लिए नोबेल पुरस्कार भी की भी प्राप्ति हुई है। इनका अपना मानना है कि अर्थशास्त्र वास्तव में ह्यूमन बिहेवियर और व्यवहारिक क्रियाकलापों का अध्ययन है, एक ऐसा साइंस है जो वास्तव में बिहेवियरल एक्टिविटीज और ह्यूमन बिहेवियर के बीच में इकोनॉमिकल इश्यूज का से संबंधित अध्ययन करता है। ये कुछ परिभाषाएं थी विकासवादी विचारधाराओं की, विकासवादी स्कॉलर्स की, जिसकी चर्चा हमने आपके साथ की। स्टूडेंट्स, मॉडर्न डेफिनेशन के बाद जो अदर डेफिनेशन का सेक्शन है उसमें हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर J.K. मेहता के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं वांटलेसनेस सेंटर डेफिनेशन, आवश्यकता विहीनता केंद्रित परिभाषा है। प्रोफेसर J.K. मेहता बेसिकली भारतीय स्कॉलर्स हैं और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। काफ़ी कुछ दर्शन इनका गांधीवादी दर्शन के साथ मैच करता है, और गांधी जी का दर्शन है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, और इसी से आधारित इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया है। इसके पहले कि मैं इनके सिद्धांत की चर्चा करूं, आपसे इनके सिद्धांत का एक मीनिंग चर्चा कर लेते हैं। वांटलेसनेस, वांट मीन्स आवश्यकता, करीब करीब रॉबिन्स की विचारधारा का ठीक अफेंस है, ठीक विरोधी विचारधारा है ये, जहाँ पर प्रोफेसर रॉबिन्स ने आवश्यकताओं के संवर्धन की बात की थी, वहीं प्रोफेसर J.K. मेहता वांट को लेस करने की बात करते हैं। उनका मानना है कि आवश्यकताओं में जो अनवांटेड वांट्स हैं उनको किस तरीके से लिमिटाइज किया जाए। जब आप वांट्स को लिमिटाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सेटिस्फैक्शंस में वृद्धि होगी। अगर आपके पास साधन सीमित है और सीमित संसाधनों में आप असीमित आवश्यकताओं की मांग करोगे तो सेटिस्फैक्शंस कभी आपको नहीं मिलेगा। और वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य संतुष्टि है। तो संतुष्टि के दो रास्ते हैं, या तो अपनी आय को बढ़ा दीजिए, जो संभव इतनी आसानी से नहीं है। तो दूसरा विषय क्या होता है कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर दीजिए। अपने आप आपके जो साधन हैं वो संसाधन आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसी नाते प्रोफेसर रॉबिन्स की विचारधारा के ठीक विपरीत प्रोफेसर J.K. मेहता की विचारधारा, जहां रॉबिन्स की विचारधारा वांट इंक्रीजिंग का है, ग्रो द वांट्स के बारे में एक झलक देता है, वही प्रोफेसर J.K. मेहता का विचारधारा आवश्यकताओं को सीमित करने के बारे में बात करता है। चूंकि ये आवश्यकताओं को सीमित करने के बारे में चर्चा करते हैं, आवश्यकताओं को लेस करने के बारे में चर्चा करते हैं, इसी नाते इनके सिद्धांत को वांटलेसनेस सेंटर डेफिनेशन, या आवश्यकता को विहीन करना, आवश्यकता को कम करना, आवश्यकता को सीमित करने का पर आधारित सिद्धांत कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने चर्चा की प्रोफेसर रॉबिन्स की, प्रोफेसर सैमुअल्सन की, या मार्शल की, या एडम स्मिथ की। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ प्रोफेसर J.K. मेहता की, जिसकी बात अभी मैंने आपके साथ की। प्रोफेसर J.K. मेहता एक भारत के वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जिन्होंने गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होते हुए और भारतीय दर्शन को आधार बनाते हुए अपना दृष्टिकोण दिया, जो वेस्टर्न दृष्टिकोण से एकदम विपरीत है, जो वेस्टर्न दृष्टिकोण से एकदम से अलग है और वांटलेसनेस पर आधारित है, आवश्यकता विहीनता पर आधारित है। उनकी उनकी यही अप्रोच आवश्यकता विहीनता के नए ग्रुप ऑफ डेफिनेशंस को जन्म देती है, नए ओपिनियन ऑफ द डेफिनेशन को जन्म देती है। उनका अपना मानना है
कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें मानव के उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिससे आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आवश्यकता विहीनता वांटलेसनेस के ऑप्ट को गोल्स को प्राप्त किया जा सके। अंग्रेजी में कह सकते हैं इकोनॉमी इज द साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ मीन्स टू द एंड ऑफ वांटलेसनेस। यद्यपि यह विचारधारा एक अलग विचारधारा है और भारतीय दर्शन से प्रेरित है, किंतु फिर भी इस विचारधारा को बहुत सारे भारतीय स्कॉलर्स ने ही क्रिटिसाइज किया है, आलोचित किया है। भारतीय विद्वानों का भी यह मानना था, जैसे प्रोफेसर सेठ का मानना था कि अर्थशास्त्र विकासवादी अप्रोच की बात करता है और प्रोफेसर जेके मेहता वांटलेसनेस से आप पीछे की तरफ आने की बात करते हैं, पाश्चात्य सभ्यता को अडॉप्ट करने लगते हैं, या कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। तो इस आलोचना के कारण ये सिद्धांत बहुत बहुत ज़्यादा नेम और फेम नहीं प्राप्त कर सका। इवन बहुत सारे बुक में, बहुत सारे सिलेबसेस में इसके बारे में चर्चाएं भी नहीं होती हैं, किंतु फिर भी ये भारतीय विचारधारा की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और वास्तव में इनका उद्देश्य आवश्यकताओं को विहीन करना नहीं, बल्कि जो अनवांटफुल नीड्स हैं उनको लिमिटाइज करने की बात है। वो साफ तौर पे कहते हैं, या उनके सिद्धांत का जो मेन ओरिजिन है वो यह है कि आवश्यकताएं दो प्रकार की हैं। एक ऐसी आवश्यकताएं जिनके बगैर हम जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, तो उन आवश्यकताओं में कटौती नहीं की जा सकती है। लेकिन जो अनवांटेड वांट्स हैं, जो अननीडफुल वांट्स हैं, उस अननीडफुल वांट्स को लिमिटाइज किया जाए। तो जब अननीडफुल वांट्स को लिमिटाइज करेंगे तो उनके ऊपर किया जाने वाला एक्सपेंस आपका सरप्लस होगा, बचत में आएगा, और उससे आप फिर से वांटफुल नीड्स को पूरा कर पाएंगे। इकोनॉमिक इज द स्टडी, इकोनॉमिक इज द साइंस टू आइडेंटिफाई द नीडफुल वांट्स एंड अननीडफुल वांट्स। तो ये इस विचारधारा के रूप में प्रोफेसर जेके मेहता का सिद्धांत लिया जा सकता है। प्रोफेसर जेके मेहता के सिद्धांत को इस रूप में हम ले सकते हैं कि उनका सिद्धांत वांटलेसनेस के साथ साथ जो मेन फोकस है वो अननीडफुल वांट्स और नीडफुल वांट्स के बीच में डिफरेंसेस निकालने का सिद्धांत है। एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यकताएं और अनावश्यक आवश्यकताओं के बीच में अध्ययन करने की बात करता है। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जेके मेहता के सिद्धांत को अगर हम उनके की फीचर्स को आइडेंटिफाई करें, उनके विचारधारा के मूल बातों को अगर हम शीर्षकबद्ध करें, तो कुल इनकी चार ऐसे पॉइंट्स हैं जिन शब्दों में इनकी परिभाषा को या इनकी विचारधारा को समझा जा सकता है। पहला, इनका सिद्धांत सादा जीवन उच्च विचारधारा पर आधारित है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जो भारतीय दर्शन है, जो गांधी जी का भी ओपिनियन है, जिसके बारे में गांधी जी भी लगातार चर्चा करते रहे हैं, लगातार उनके सिद्धांत रहे हैं, लगातार उनका एक व्यक्तित्व रहा है जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन को बड़ी सादगी से जीने का प्रयास किया है और एक हमारे सामने नज़ीर पैदा किया है कि कैसे आप सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के द्वारा सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सोसाइटीज़ को चेंज कर सकते हैं, तमाम इशूज़ को, जो आपके एडवर्स इशूज़ है उसको भी आप कैसे अपने पक्ष में ले आ सकते हैं। तो ये एक ओपिनियन, भारतीय ओपिनियन है, जिससे प्रभावित होकर के सिद्धांत दिया गया है। तो इनके सिद्धांत में ये चीज़ें ऑफकोर्स देखने को मिलती हैं जिसे हम सादा जीवन उच्च विचारधारा के रूप में ले सकते हैं। अगला है, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। हम हर व्यक्ति के बारे में चर्चा करें जिसका अल्टरनेट गोल्स क्या है, जो अंत में चाहता क्या है, जो अंतिम सेटिस्फेक्शन की बात है, वो अपने हर क्रिया के द्वारा, अपने हर एफर्ट के द्वारा, अपने हर कर्तव्यों के द्वारा उसका एकमात्र लक्ष्य है, हाउ कैन गेट द सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन ही सुख का रूप है। यहाँ पर सेटिस्फैक्शन को ही हैप्पीनेस, या आप कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन को ही पूर्ण संतुष्टि के रूप में माना गया है। इंग्लिश में कह सकते हैं कि द अल्टीमेट गोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज टू अचीव हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस क्या होगी, जिसको प्रोफेसर रॉबिन्स कहता था कि टू अर्न द मैक्सिमम वांट, टू फुलफिल द मैक्सिमम वांट्स इज द सेटिस्फैक्शन, इज द हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। बट उसकी विचारधारा में कंट्रोवर्सी थी। वो कहता है वांट्स आर अनलिमिटेड। जब आपके वांट्स अनलिमिटेड हैं तो उसको आप पूरा तो कर ही नहीं सकते हो, तो फिर आपको हैप्पीनेस मिलेगा कहाँ।
इसीलिए उनकी विचारधारा में आलोचकों ने ये कहा है कि वो दो तरीके की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं अनलिमिटेड वांट्स और दूसरी तरफ कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। और ठीक उसी विचारधारा को अगेंस्ट करते हुए, उस विचारधारा की आलोचना करते हुए जो जेके मेहता का सिद्धांत है वो कहता है कि व्यक्ति का, मानव जीवन का, मानव प्राणी का एकमात्र लक्ष्य है हाउ कैन गेट द maximum satisfaction, ultimate happiness, और it is only be possible to limitize your wants। कौन से wants? Unwillingful wants, unneedful wants। अगर आप अपने unwillingful wants को, unwanted wants को अगर आप लिमिटाइज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू गेट द सेटिस्फैक्शन, यू आर एबल टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम हैप्पीनेस, जो आपके जीवन का, आपके लाइफ का जो लक्ष्य है। इसके बारे में प्रोफेसर जेके मेहता ने अपने सिद्धांत में चर्चा किया। अगला है अर्थशास्त्र के अध्ययन का लक्ष्य आवश्यकताओं का संख्यात्मक वर्धन नहीं बल्कि उसका न्यूनतम होना चाहिए। वो कहते हैं कि जब आवश्यक, हमारा लक्ष्य ये नहीं कि हम कितना ज़्यादा खा लें, कितना ज़्यादा संसाधन को इकट्ठा कर लें, बल्कि हमारा लक्ष्य क्या है कि हम किस तरीके से अपने वांट्स को लिमिटाइज करें, उनकी मात्रा को धीरे धीरे कंसाइज कर लें, कंप्रेस कर लें, कि ताकि अब हम जहाँ पर ज़्यादा वस्तुओं से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा था वहाँ पर उसके स्थान पर हमें कम वस्तुओं से ही उसी सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए इन्होंने इस बात को रखने का प्रयास किया है, द गोल ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स शुड नॉट टू बी इंक्रीज द नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट बट टू मिनिमाइज देम। जो हमारे वांट्स हैं उस वांट्स को इंक्रीज करना लक्ष्य नहीं है, उन वांट्स को हमें मिनिमाइज करना लक्ष्य है। इसके बारे में प्रोफेसर जेके मेहता का सिद्धांत चर्चा करता है। स्टूडेंट्स, आखिरी विचारधारा जो इनका की फीचर्स है इनके परिभाषा का, दैट इज द मानव को परम सुख की प्राप्ति आवश्यकता के विहीनता के प्रयासों से ही होती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं में कटौती करेंगे तो हम पूर्ण सेटिस्फैक्शन को, परफेक्ट हैप्पीनेस को, सुप्रीम हैप्पीनेस को अडॉप्ट कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, अटेन कर पाएंगे। क्योंकि अब जब हमारे वांट्स कम हो जाएंगे तो उनके लिए हमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज नहीं करने पड़ेंगे, हमें बहुत सारा हाइपर टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, हाइपर प्रोवोक नहीं होना पड़ेगा, और हम कम से कम साधन में हैप्पीनेस प्राप्त कर लेंगे। यही हमारा भारतीय दर्शन भी है कि किसी भी चीज़ों से के लिए बहुत परेशान होने से अच्छा है कि हम ये मान लें कि हमारे पास आवश्यकताओं का इतना ही भंडार है और उसी में हम अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं। तो इस विचारधारा से जुड़ा हुआ प्रोफेसर जेके मेहता का ओपिनियन, वो कहते हैं कि संतोषः परमो सुखम या संतोषः परमो धर्म। तो संतोष में ही परम धर्म है, संतोष में ही परम सुख है। इसकी विचारधारा की बात करते हैं कि अगर आपको सुख की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है। अगर आप संतोष कर लेते हैं, संतोष करने का मतलब क्या है कि आपको अपने वांट्स को लिमिटाइज कर दें। हमें जहाँ ज़्यादा संसाधन की वांट्स है, अगर हम उसमें से कुछ कटौती करके सेटिस्फेक्शन अटेन कर पाएँ तो हम वही मान लेंगे दिस इज द सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ माइंड। ये मेरा संतुष्टि का बिंदु है और यहाँ हमें संतुष्टि अपने आप, जब एक बार हम संतुष्ट अपने आप को महसूस कर लेंगे, क्योंकि सेटिस्फेक्शन इज अ हाइपोथेटिकल अजम्पशन, एक काल्पनिक विचारधारा है। अगर हम कम संसाधन में ही अपने आप को संतुष्ट मान लें तो वही हमारा संतुष्टि का बिंदु होगा, वही हमारा संतुलन का बिंदु होगा, जिसकी चर्चा प्रोफेसर जेके मेहता ने अपने सिद्धांत में की है। तो ये 4 बिंदु थे जो प्रोफेसर जेके मेहता सिद्धांत के मूल विषय को, मूल परिभाषा को, मूल उद्देश्य को, मूल विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, मूल विचारधारा का की नोट्स है। अब हम चर्चा करते हैं इन प्रोफेसर जेके मेहता के विचारधारा को अगर एक निष्कर्ष के रूप में लिया जाए तो वो क्या बनता है। स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट अगर हम प्रोफेसर जेके मेहता की विचारधारा को चर्चा करें, चूँकि भारतीय विचारधारा है इस नाते इनकी विचारधारा काफ़ी कुछ भारतीय ओपिनियन से मैच करते हैं, गांधीवादी ओपिनियन से मैच करती हैं। तो कुछ नट्स में ये परिभाषा इस तरीके से आती हैं कि मानव का वास्तविक सुख आवश्यकताओं की अधिकता में नहीं बल्कि न्यूनता में है, या हमारी जो वास्तविक संतुष्टि है, वास्तविक सुख जो है, हमें अपनी आवश्यकता को बढ़ाने के बजाय घटाने में है। दूसरा है मानव व्यवहार दुख को न्यूनतम करने में सहायक है। अगर हम हमारा व्यवहार आवश्यकता को विहीन किया जाए तो उससे हमारा दुख कम होगा, उससे हमारा
पेन कम कम होगा, उससे हमारा कष्ट कम होगा, और जब हमारा कष्ट कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, हमें संतुष्टि ज़्यादा प्राप्त होगी। तो साफ तौर पर वो वही कहता है कि मानव व्यवहार दुख को न्यूनतम करने में सहायक है। मानव का व्यवहार क्या, आवश्यकता विहीनता से संबंधित है। आगे, आवश्यकता विहीनता की अवस्था में संतुलन की अवस्था प्राप्त हो सकती है। अगर हम आवश्यकता को विहीन करें तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर हमारी हमारी आय और हमारी आवश्यकताएं दोनों बराबर हो जाएंगी। तो हमें यही तो चाहिए, हमारा संतुष्टि का बिंदु वही तो है ना, जहाँ हमें हमें वो हमारा रिसोर्स और हमारे हमारे वांट्स दोनों इक्विलिब्रियम स्थापित कर लें। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा में कभी भी वांट्स और रिसोर्सेज के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं होगा, जबकि यहाँ प्रोफेसर जेके मेहता कहता है कि आपके पास जितने साधन हैं उन संसाधन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप अपनी आवश्यकताओं में कटौती करते जाइए। जब आपकी आवश्यकताएं उस स्थान तक पहुंच जाएंगी तो आपको ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि संतुलन का बिंदु वही है जहां पर आवश्यकताएं और साधन दोनों बराबर हो जाएं। इनकी परिभाषा की चौथी खासियत यह है, चौथा विचारधारा का जो नट्स है वो यह है कि मेहता की परिभाषा के अंतर्गत मनुष्य को सुख अथवा संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमेशा हमें संतुलन और सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और वो पॉसिबल कैसे है, आवश्यकताओं को कम करने से। और अंततः हम कह सकते हैं कि इनकी विचारधारा में भारतीय संस्कृति और विचारधाराओं का समावेश है। जो भारतीय संस्कृति है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार, या आवश्यकताओं को विहीन करना, या कह सकते हैं संतोषा परम सुखम, ये इन शब्दों के जो हमारे वास्तविक विचारधारा है, जो भारतीय वास्तविक दर्शन है, उसी दर्शन से आधारित इनकी विचारधारा भी है, इनकी परिभाषाएं भी है। तो हम मूलतः यह कह सकते हैं कि वास्तव में जेके मेहता का विचारधारा कुछ और नहीं, पाश्चात्य विद्वानों की विचारधारा से ठीक उल्टा एक भारतीय दर्शन प्रस्तुत करने का कार्य करता है, एक भारतीय ओपिनियन को रखने का कार्य करता है, जो संतुष्टि के माध्यम के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो संतुष्टि के आधार के रूप में एक्सप्लेन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जेके मेहता की विचारधारा की आलोचना दो बिंदुओं के द्वारा किया जा सकता है। पहला बिंदु है, ये अनरियलिस्टिक थॉट है, और व्यवहारिक विचारधारा है। जो पाश्चात्य इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि प्रोफेसर जेके मेहता की विचारधारा आर्थिक विचारधाराओं से ठीक विपरीत है, क्योंकि अर्थशास्त्र में हमेशा विकासवादी अप्रोच की बात होती है, अर्थशास्त्र में हमेशा विकासवादी घटनाओं की चर्चा होती है, और प्रोफेसर जेके मेहता वांटलेसनेस के द्वारा विकासवादी विचारधारा को अस्वीकार कर देते हैं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर देंगे, आवश्यकताओं को विहीन कर देंगे, तो धीरे धीरे हमारी वांट्स ही नहीं रहेंगी, और जब हमारी वांट्स ही नहीं रहेंगी तो फिर इकोनॉमिक स्टडी अरियलिस्टिक हो जाएगी, अनरियलिस्टिक हो जाएगी, अव्यवहारिक हो जाएगी। इस नाते आधुनिक अर्थशास्त्री या विकासवादी अर्थशास्त्री लगातार इनकी विचारधारा की अवहेलना करते हैं, आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि प्रोफेसर जेके मेहता अर्थशास्त्री नहीं है, या उनका विचारधारा आर्थिक नहीं है, बल्कि वह एक दर्शनवादी है। एक वह आप कह सकते हैं कि वो दर्शनवादी विचारधारा है, दार्शनिक विचारधारा उनकी है। तो उस नाते उनको उनकी विचारधारा को आर्थिक सिद्धांत के रूप में इन अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार ही नहीं किया है। ये उनकी आलोचना का पहला बिंदु है। दूसरा जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि अगर इनकी विचारधारा को मान भी लिया जाए तो यह तो एक ऐसी विचारधारा है जो अपना विनाश खुद कर देती है। अगर आप आवश्यकता को सीमित करोगे तो जब आपके पास आवश्यकताएं सीमित हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप वांट्स के कम होने के साथ साथ आपको कम इनकम भी चाहिए होगा उन आवश्यकताओं के फुलफिलमेंट का। और जब आप कम आवश्यकताओं के फुलफिलमेंट के लिए कम साधन को अर्न करोगे तो धीरे धीरे आपकी आवश्यकताएं सीमित और अथवा शून्य हो जाएंगी। और जब आपकी आवश्यकताएं शून्य हो जाएंगी तो आय करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो हम जंगल के युग में पहुंच जाएंगे जहां पर व्यक्ति कंदराओं में घूमता है और वहां पर फल फूल के द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर लेता है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर जेके मेहता पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थशास्त्र को उस जंगल वाले एरा में लेकर के जाने की बात करते हैं जो विकासवादी और आधुनिक अर्थशास्त्र विचारधारा का विनाशक बिंदु है, को विनाश करने वाला बिंदु है। इस कारण उनकी आलोचना की जाती है।
किंतु फिर भी अगर इस विचारधारा को वास्तव में देखा जाए तो प्रोफेसर जेके मेहता कहीं नहीं कहता है कि आवश्यकता को कम करते करते शून्य कर दीजिए। वो केवल उन आवश्यकताओं को सीमित करने की बात करता है जो मीनिंगलेस हैं, और उससे प्राप्त होने वाली संपत्ति, प्राप्त होने वाली बचत को वो बाद में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के रूप में आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप समस्याओं से पीड़ित होने के बजाय समस्याओं को पूरा करने के लिए पहले साधन सृजन करिए, उसके बाद अपनी वांट्स को बढ़ाइए। अगर आप बचत करते हैं तो बचत करने के साथ साथ जब आपके पास इतना सरप्लस हो जाएगा कि आप नई वांट्स को पूरा करने में सक्षम हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप तब वांट्स को बढ़ाइए। जहां पर प्रोफेसर रॉबिन्स पहले वांट्स को बढ़ाने की बात करता है, फिर रिसोर्स के बारे में चर्चा करता है। विकासवादी अर्थशास्त्री जहां लगातार वांट्स में इंक्रीमेंट की बात करते हैं, वहीं पर प्रोफेसर जेके मेहता वांट्स में इंक्रीमेंट करने के बजाय अपने इनकम में इंक्रीमेंट करने की बात करता है। इनका विचार कतई ये नहीं है कि आप आवश्यकता को एकदम से समाप्त कर दो, बल्कि इनका विचार मूलतः देखा जाए तो अनवांटेड वांट्स, मैंने पहले भी कहा कि इनका वांट्स अनवांटेड वांट्स और वांटफुल वांट्स के बारे में है। अनावश्यक मांग और वास्तविक मांग, आवश्यक मांग के बीच में संबंध स्थापित करने का अध्ययन है, संबंध स्थापित करने से संबंधित है। पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों ने या वेस्टर्न इकोनॉमिस्टों ने इनके सिद्धांत की केवल आलोचनात्मक दृष्टि से इसकी विचारधारा को रखा है, इनकी विचारधारा को आलोचित करने का काम किया है, जबकि वास्तव में इनका सिद्धांत भारतीय दर्शन के साथ ही साथ उचित सिद्धांत है। उसमें कहीं इस बात की जिक्र नहीं है कि आवश्यकता को विहीन किया जाए। तो ये पूरा का पूरा अध्ययन था परिभाषाओं से जुड़ा हुआ। मैंने पहले लेक्चर में कुछ परिभाषाओं की चर्चा की थी और इस लेक्चर में मैंने कुछ परिभाषाओं की चर्चा की। ये दोनों लेक्चर मिला करके जो पूरे अर्थशास्त्र के परिभाषाओं की एक इकाई है, उस इकाई के रूप में अध्ययन किए जा सकते हैं, उस इकाई के रूप में देखे जा सकते हैं। अगली चर्चाएं हमारी अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र से होंगी, जिसमें हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र एक की प्रवृत्ति क्या है, ये कला है या विज्ञान, इससे जुड़ा हुआ अध्ययन होगा। तब तक के लिए इस लेक्चर को जरूर आप देखिए और इसमें जो भी सुधार की आपको आवश्यकता है या जिन भी पॉइंटों से जुड़ा हुआ आपको थोड़ा सा भी क्वेरी है, उस क्वेरी को हमें कमेंट के द्वारा या हमें इन्फॉर्मेशन के द्वारा, इन्फॉर्मेशन तमाम मीडियम्स हैं, उनके मीडियम के द्वारा आप हम तक पहुंचाने की बात करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।